नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं भारत लोक और अर्थव्यवस्था का। भारत लोक और अर्थव्यवस्था का ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर के अंदर हम उन परिदृश्यों की या फिर उन बातों की बातें कर रहे हैं जो आज भारत में वास्तविक रूप से समस्याएं बनी हुई है। तो ऐसे भौगोलिक परिदृश्य या ऐसे भौगोलिक क्षेत्र या फिर ऐसी भूगोल में आने वाली या पृथ्वी पर भारत के अंदर आने वाली समस्याएं, जो ऐसे कुछ चयनित मुद्दे हैं और जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की बात हम कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब वो बातें कुछ ऐसी हैं, हम जल प्रदूषण को भूल रहे थे, हम वायु प्रदूषण को भूल रहे थे, हम ध्वनि प्रदूषण को भूल रहे थे, हम मिट्टी के गुण जो कम हो रहे हैं उसको भूल रहे हैं। इसीलिए 12th बोर्ड में एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट में एक लेक्चर दिया कि मेरे प्यारे 12th के बच्चों, अगले साल आप कॉलेज में जाओगे, कुछ आईएएस वाईएएस बनेंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे, तो देश की समस्याएं तो लास्ट में पढ़ते जाओ। आपने पूरे साल बातें की उद्योगों की, आपने खनिजों की, आपने ऊर्जा संसाधनों की, आपने एग्रीकल्चर की सारी बातें की है, लेकिन एक इंटरनल दिक्कत जो है वो आप पढ़ते जाओ। पिछले लेक्चर के साथ हमने शुरू कर दिया था इस चैप्टर को और ढेर सारी बातें हमने उसमें भी की थी। आज ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है, चैप्टर जो हमारा 10 चल रहा है, उसको आज हम पढ़ रहे हैं और उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है जल प्रदूषण के परिणाम। यानी आपको अच्छे से पता है, पिछले लेक्चर में हमने जल प्रदूषण की बात की थी, जल प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, और मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट का क्विकली रिवीजन अगर कराऊं तो जल प्रदूषण, जल के अंदर उद्योगों का गंदा पानी आ जाता है, इससे जल प्रदूषण हो जाता है। कोई नदी जा रही है, गंदा पानी आ जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। कोई बहुत बड़े बड़े नाव जा रहे हैं और उनमें से पेट्रोल ले जाया जा रहा है और पेट्रोल लीकेज हो जाता है तो पूरा समुद्र का पानी खराब हो जाता है। और आसमान में जो धुआं जाता रहता है पेट्रोल डीजल का, वो ऊपर जाके इकट्ठा हो जाता है और जब बारिश आती है, बादल फटते हैं, तब वो बादल बारिश के साथ वो फिर धरती पर आता है और जो पौधे होते हैं हमारे, जो फसल होती है हमारी, उनके ऊपर वो धुआं वाला पानी आ जाता है। मानव की चमड़ी को भी वो टच कर लेता है, तो मानव की चमड़ी में त्वचा रोग जैसी समस्याएं और फसलों में ढेर सारी बीमारियां लग जाती है। यह सारा जल प्रदूषण था। जल प्रदूषण कई तरह का होता है, हमने सारे कारण पढ़े, लेकिन जल प्रदूषण के परिणाम क्या है, यह लेक्चर यहां से शुरू होता है। वो कारण थे जो हमने पहले पढ़े। आज हम जल प्रदूषण के परिणाम की बात करेंगे और मानव पर जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि मानव कितनी बीमारियों से जकड़ जाता है जल प्रदूषण, यानी जल ही तो जीवन है, ये हमने कई जगह सुना है। और गंदा पानी पीने की वजह से ढेर सारी बीमारियां लग जाती है मेरे गुलगुले, है ना। तो मानव पर जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। और प्रदूषण प्रकार और स्रोत, यानी प्रदूषण किस किस रूप में दिखाई देता है और स्रोत क्या है, ये वो जो आपकी किताब में 2-1 सारणियां दे रखी है, उनकी चर्चा भी आज हम करने वाले। तो शुरू करते हैं, एक एक चीज को मजे से पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि यार जल प्रदूषण है क्या। ये तो हम जान गए थे पिछले लेक्चर में, जल प्रदूषण। अब इससे क्या क्या समस्याएं आती है, कुछ बेसिक बात हम करेंगे। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण क्यों होता है? जल प्रदूषण का अर्थ है जल का दूषित हो जाना। जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण है। एक सिंपल परिभाषा हमने यहाँ लिखी है, जल प्रदूषण है। ये कैसे भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, अम्लीय वर्षा से हो सकता है, समुद्र में कोई नाव का रिसाव हो गया, बूंदे गिरने लगी पेट्रोल डीजल की, उससे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत महत्वपूर्ण, जल प्रदूषण से एक चीज को यहां समझिए, जल प्रदूषण से सबसे बड़ी बीमारी जो लगती है वो एक खतरनाक बीमारी है। जल प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। मिनी माता, कौन सा रोग होता है भाई? मिनी माता रोग होता है। मिनी माता
रोग, इसको आप ध्यान रखें। ये सबसे पहले जापान में देखा गया। कहाँ देखा गया? जापान में। मिनीमाता रोग बड़ा खतरनाक रोग है, आदमी की जान ले लेता है लास्ट तक आते आते। कैसे ले लेता है? मिनीमाता जो रोग है वो जापान में सबसे पहले 1853 में देखा गया। 1853 में सामने आया। इस रोग से क्या होता है, इस बात को अगर हम समझे तो जल प्रदूषण अगर हो जाता है, यहां से इसको ले लेते हैं हम, जल प्रदूषण अगर हो जाता है तो उस जल प्रदूषण के कारण जो जल है उसमें पारे की मात्रा बढ़ जाती है, और वो पारे का जो जल है, पारा जल, मछली ग्रहण करती है। मछली रहती है जो समुद्र में, वो ग्रहण करती है। बात को समझिएगा, मिनीमाता रोग बहुत खतरनाक है। आप सोचे यार समुद्र का पानी तो हम पीते ही नहीं है, उसमें चाहे अम्लीय वर्षा हो हमें क्या फर्क पड़ता है, उसमें उद्योगों के गंदे नाले जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मछलियां जो हम पकड़ के लाते हैं, वो मछलियां वो पारे वाला जल पीती है, और यहाँ से शुरू होती है खतरनाक वाली कहानी। मतलब वो गंदा जो जल है जिसके अंदर पारे की मात्रा पाई जाती है, उसको मछली पिएगी, और मछलियों को जब बाजार में बेचने के लिए लाया जाएगा तो उस मछली के अंदर, किसके अंदर? मछली के अंदर, मछली के अंदर वो पारा जल है, मछली के अंदर पारा जल उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब ये पारा जल पीने के कारण मछली खुद गंदी हो चुकी है बेचारी। अब जो व्यक्ति इस मछली को खाएगा उसको इस पारे की वजह से मिनीमाता रोग लग जाता है। कौन सा रोग लग जाता है? इस पारे वाली, जिसने पारा जल पिया है, पारे की जिसके अंदर अधिकता थी, वो जल पीने के कारण जो व्यक्ति उस मछली को फ्राई करके खाएगा उसके शरीर में मिनीमाता रोग लग जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये मिनीमाता रोग है क्या? तो मैं इसके लक्षण बताता हूं। ये एक तरह से पागलपन है, पागलपन, व्यक्ति पागल सा नजर आने लगता है। मानसिक कमजोरी उसके अंदर आने लग जाती है, मानसिक कमजोरी। देखो जल प्रदूषण को क्यों पढ़ना जरूरी है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां निकल रही, और देखेंगे अभी कुछ बीमारियां। ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं। पागलपन आ जाता है, मानसिक कमजोरी आ जाती है, और अंततः मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतना खतरनाक रोग है मिनीमाता रोग। किससे होता है? जल प्रदूषण के कारण। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। और भी ढेर सारी समस्याएं हैं, एक एक को हम देखते हैं। जल प्रदूषण का सबसे बड़ा जो बीमारी सामने आता है वो मिनीमाता रोग है, आप इसका ध्यान रखें। आगे देखिए परिणाम क्या होते हैं। सामूहिक जल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है और जलीय जीवन में शैली समाप्त हो रही है। इसका यानी कि जल प्रदूषण बार बार होने से इसका परिणाम क्या निकलेगा आने वाले समय में? तो इसका परिणाम जो निकलेगा कि सामूहिक जल जो है, जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जल बार बार अगर प्रदूषित होगा तो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी, कौन सी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा जो जल में होगी वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या निकलेगा? हर मानव की, हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो स्तर है, यानी जीवन शैली प्रभावित होगी। यानी कि गंदा पानी रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी उसमें, तो आपका, मेरा, प्रत्येक मानव का, हर व्यक्ति की जीवन शैली यानी जीने का जो क्रम है उसका, उसमें बदलाव आएगा और मिनीमाता जैसे रोग लग जाएंगे। भारी धातुएं मलबे, ग्रामाइट्स या जलीय मानक की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। भारी धातुएं जो होती है, बड़ी बड़ी चीजें, ये भारी धातुएं, मलबा, ग्रामाइट यानी कचरा, मलबा, बड़ी बड़ी धातुएं पानी के अंदर जाती रहती है, यानी पानी के अंदर कचरा, अवशिष्ट पदार्थ। मैं इसको तीनों को एक साथ बोलूं, भारी धातुएं, मलबा और ग्रामाइट्स, तो इनको मैं बोल सकता हूं अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ का क्या मतलब है? गंदगी। अवशिष्ट पदार्थ का क्या मतलब है? गंदगी। तो अवशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे जाते रहते हैं और जाने के कारण, अवशिष्ट पदार्थों की गंदगी के कारण धीरे धीरे हम देखते हैं कि पानी की जो क्वालिटी होती है, उसका, जल का जो वास्तव में मान होना चाहिए,
जैसे रक्त का मान होता है, जल का मान होता है, पीएच मान वगैरह जो भी होते हैं, तो जल का जो मान होता है उसका स्तर काफी लेवल तक नीचे चला जाता है। क्या हो जाता है भाई? नीचे चला जाता है। और जल का मान नीचे जाने के कारण आप देखते हैं कि जल के जो गुण होते हैं वो वास्तव में धीरे 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 क्या है, डाउन हो जाते हैं, और ऐसा होता जाता है। अब इससे क्या है, मैंने बताया आपको मिनी माता जैसे रोग हो जाते हैं, है ना, धीरे धीरे बोलते हैं। फैक्ट्री से निकले तापीय ऊपरे में एसोसिएट्स का लेवल कम होता है। अब जो फैक्ट्री से पानी आया है उस फैक्ट्री के पानी में एसोसिएट्स जो होता है का लेवल कम होता है, यानी एसोसिएट्स। अब आप डर गए, सर एसोसिएट्स क्या आ गया? जैसे यहां आया ग्रामाइड्स। अरे ग्रामाइड्स कचरा है, अवशिष्ट पदार्थ मतलब गंदगी है जो पानी में चली जाती है, उसको क्या कह रहे हैं? ग्रामाइड्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एसोसिएट, पानी की गुणवत्ता के लिए शब्द प्रयोग हुआ एसोसिएट, समझ गए? तो पानी के जो गुण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आदि चीजें, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है पानी के अंदर, वो सारी गायब। किसके कारण? अवशिष्ट पदार्थों के कारण। तो यहां 3 पॉइंट दिख रहे हैं। पहला तो कह रहा है ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। जल प्रदूषण का पहला परिणाम क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा जल में कम हो जाती है। दूसरा, अवशिष्ट पदार्थ और गंदगियां जाती रहती है तो जल के गुण जो है वो कम हो जाते हैं। तीसरा, एसोसिएट्स यानी फिर गंदगी की बात कर रहा है। और तापीय फैक्ट्रियों से तापीय जो गंदगी निकलती है, गरम गरम पानी ठंडे पानी में जाता है और उसमें वो गंदगी जो उस गर्म पानी में है वो उसमें मिला देता है। तो ऐसी चीजें जो एसोसिएट्स गुण होते हैं पानी के वो कम कर देते हैं। ये परिणाम है। क्या है? परिणाम। और देख रहे हैं हम परिणाम आगे। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे मिनी माता रोग हो जाता है मेरे गुलगुले। क्या हो जाता है? मिनी माता रोग। कहां था? जापान में। किस जगह? जापान में 1853 में सामने आया। आदमी त्राय त्राय करने लग जाता है, एक ही चीज को बार बार कहने लग जाता है, पागल हो जाता है, पत्थर भाटे फेंकने लग जाता है, हाय तौबा करने लग जाता है ना। जो दिखे उसके भी चूंटिया, जानते हो, चूंटिया भरने लग जाता है ना, खा जाता है, मतलब दांत गाड़ देता है व्यक्ति के। इतना पागल हो जाता है मिनी माता रोग में। तो बड़ा खतरनाक रोग है। आगे देखिए, यदि मनुष्य ऐसे ही पानी का सेवन करते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसका परिणाम स्वरूप हो सकता है, परिणाम नेगेटिव हो सकता है, परिणाम नकारात्मक हो सकता है। हम जानते हैं जल में गंदगी है, हम जानते हैं एसोसिएट्स जल है, हम जानते हैं जल के अंदर कूड़ा करकट है, हम जानते हैं कि उसके अंदर जीव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उस पानी को हम पी लेते हैं। तो मानव जीवन शैली की तो छोड़ो, मानव का खुद का जीवन खराब हो जाता है। इसलिए जो पानी ये नहीं पीना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मछलियां तो खानी ही नहीं चाहिए समुद्र वाली। लोग बड़े चाव से खाते हैं नमक मिर्ची डाल डाल के, है ना। मुझे नहीं बताते उस बात को, बाकी मीट मांस वगैरह से सख्त एलर्जी है, ठीक है ना। उस मीट से ज़्यादा मुझे खाने वाले से एलर्जी है। जो खाते हैं उनके लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। अपना अपना रवैया होता है। ये मेरे विचार है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। मतलब मरे हुए को जलाकर आकर हम नहाते हैं और किसी जिंदे को मारकर हम खाते हैं। कहानी बड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन सोचें कि किसी मरे हुए इंसान को जब हम जलाने जाते हैं तो हम आकर नहाते हैं कि हम अशुद्ध हो गए, और किसी जीव को मार के हम खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब जो पारा जो होता है वो समुद्र के अंदर है, और उस पारे को ग्रहण करती है मछली, और उस मछली से जो व्यक्ति उस मछली को खाएगा उसको रोग हो जाएगा। कौन सा? मिनी माता। लास्ट में क्या हो जाएगा? पागल, है ना। सर मैं खाता था पर आज के बाद नहीं खाऊंगा, आधे बच्चे ऐसा भी लिखेंगे। तो मिनी माता रोग बड़ा खतरनाक है। कुमामोत्रे जगह है जापान में, वहाँ 1853 में मिला। उसके बाद 1950, 55 और 53 के आसपास आते आते तो वहाँ भयंकर तरीके से फैल गया था मिनी माता रोग। तो उस बड़ी कंट्री को भी नहीं छोड़ा इसने। रिजोर जल में वायरस, रसायन और अन्य रसायन पाए जाते हैं जो कैंसर, पीलिया और अन्य कई रसायन जैसे गंभीर खतरों को जन्म देते हैं। देखो, रसायन यानी केमिकल हो जाते हैं जल के अंदर, और उस केमिकल वाली पानी को कोई पीता है, रसायन, केमिकल्स, ऐसी ऐसी चीजें डल जाती है तो कैंसर हो जाता है, पीलिया हो जाता है, और ऐसे कई रोग हो जाते हैं। एक मिनी माता हो जाता है, हमने अभी पढ़ा। तो गंदा जल पीने के कारण पीलिया और कैंसर और मिनी माता, 3 रोग तो आपको याद हो जाना चाहिए। बताओ कौन सा? कैंसर, मिनी माता और पीलिया।
CMP, ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए पक्का, ठीक है। रसायन जैसे गंभीर खतरों का कारण बनते हैं। आगे देखिए, पानी में पारा, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। पारा मिश्रित होने पर मिथाइल मरकरी बनता है और उपयोग में शून्यता, जन्म संबंधी रासायनिक संरचना, दृष्टि का मिश्रण जैसा उदाहरण बनता है और उदाहरण मिनमाता रोग, यानी कि मिथाइल मरकरी बनता है। पारा जल पीने से मछली जैसे ही पिएगी तो शरीर में उसके मिथाइल सरकरी बन जाता है। मतलब मछली के अंदर जो बॉडी के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उसमें जब पारा वाला जल मिलता है तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया करता है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और एक खतरनाक रूप ले लेता है। जैसे दीपावली पे पटाखे के पास तिल्ली दिखाने से वो एक खतरनाक रूप ले लेता है, वैसे ही पारा वाला जल पीने के कारण मछली जो है उसके अंदर जो एंटीबॉडी, बॉडी के अंदर जो उसके अंदर उसके अलाइनमेंट्स होते हैं वो क्रिया करके एक भयंकर रूप ले लेते हैं और जिससे क्या होता है, मिथाइल सरकरी बन जाता है और उपयोग में मानव शरीर में शून्यता आने लग जाती है। मतलब कभी इधर से दर्द हो रहा है, कभी बाएं टेक आ जाता है राजस्थान में, उसे आपके कुछ और कह सकते हैं ना। जैसे कि कोई बैठा है, आपने सुना होगा शून्यता। शून्यता का मतलब होता है कि एकदम से शून्य हो जाना, एक तो वो, और एक बैठे बैठे अचानक से जकड़ आ जाना। मतलब आपने कहीं देखा होगा किसी का हाथ में जकड़ आ जाती है तो उसका हाथ ऐसे ही रह जाता थोड़ी देर के लिए, वो समझ नहीं पाता, भयंकर दर्द होता, मतलब एक चिल्लाहट सी निकल जाती है, ठीक है। एक तो वो होता है, एक शून्य हो जाता है बैठे बैठे। आपने कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति जमीन पे बैठा है और थोड़ी देर में उसका पैर शून्य हो जाता है। वो जो शून्यता होती है वो मिनीमाता के लक्षण है, उसका समय पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए और रोज वॉक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोज घूमना चाहिए। तो मिनीमाता का पहला लक्षण शून्यता, जन्म संबंधी रासायनिक संरचना और दृष्टि का मिश्रण। आंखें कमजोर हो जाती है, दिखता नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं, कोई मैडम पढ़ा रही है, क्या मामला है, कुछ दिखता नहीं है ना। तो क्या हो जाती है? दृष्टि संबंधी और पागलपन मैंने बताया आपको। तो मिनीमाता रोग, मिनीमाता रोग है ना, ये पूरा नाम क्या है इसका? मिनीमाता रोग, ठीक है ना, ये बड़ा खतरनाक है। कैडमियम के मिश्रण से पानी के टुकड़े और जोड़ों में रोग उत्पन्न होता है। पानी के अंदर अगर कैडमियम धातु के गुण आ जाते हैं तो जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, फ्लोराइड भी कहा जाता है उसको। घुटनों में दर्द होता है, आपने देखा होगा कई लोगों के घुटनों में दर्द होता है, सारा किया कराया पानी का है। जैसे राजस्थान में अजमेर और नागौर एक क्षेत्र पड़ता है, उस अजमेर और नागौर क्षेत्र में जो बीच का लगभग 60 किलोमीटर का एरिया है राजस्थान के अंदर, उसको कुबड़ पट्टी एरिया कहा जाता है। क्यों कुबड़ पट्टी क्षेत्र? इसलिए कहते हैं कि वहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। अब जो भी व्यक्ति वहां पानी पीते हैं तो वो फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं और लास्ट में बुढ़ापा जब तक आता है तो फ्लोराइड की ज्यादा अधिकता के कारण उनके घुटनों में जकड़ आ जाती है, या रीढ़ की हड्डी में जकड़ आ जाती है, कमर में जकड़ आ जाती है और यहां से वो टेढ़े होने लग जाते हैं, ऐसे लाठी लेके चलते हैं इस प्रकार से ऐसे, तो कुबड़ निकल गई। क्या निकल गई? तो उसको कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं कुबड़ पट्टी। क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। पानी से शीशे की मात्रा के कारण मिश्रण शीशे में शक्ति में कमी आदि हो सकती है। अब पानी में कुछ भी मिला दो आप, कोई भी धातु मिल गई, गंदा हो गया, पेट्रोल डीजल गिर गया, गंदा हो गया। पानी को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, इसलिए आजकल फिल्टर की मशीनें चलती रहती है ना। तो आप, कई लोग कैन मंगाते हैं बाहर से पीने के, पानी पीने के लिए, वो 10-12 लीटर का, 15 लीटर का, उसमें अधिकतर वो कैन वाले उसको ठंडा करके दे देते हैं। ये लो साहब, वो फिल्टर नहीं करते हैं ना, थोड़ी सी लाल दुआ वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं होता, घर पे फिल्टर मशीन लगवा लीजिए आप, बहुत उसका साल भर का जो बिल बनता है उसमें वो लग जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो ये पानी की समस्याएं हैं और मानव स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये देखो नाला आ रहा है, नदी में गिर रहा है, बार बार जल प्रदूषण की बात हम कर रहे हैं। जमीन पर असर, जल प्रदूषण का असर सबसे पहले मानव शरीर पर और उसके बाद जमीन पर भी असर होता है। मतलब मानव जो पिएगा तो बीमारियां लगेगी, अच्छा पानी पिएगा तो बीमारियां नहीं लगेगी, गंदा पानी पिएगा तो बीमारियां लगेगी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन जमीन के अंदर भी वो पानी जाएगा। जैसे उद्योगों का काला धुआं, गंदगी वाला पानी नदी में छोड़ा गया और ये नदी जिस क्षेत्र में जाएगी वहां की जमीन पर पानी को बिछाएगी और पानी जैसे ही जमीन सोखेगी तो जमीन के जो गुण है वो खत्म होने लग जाएंगे। देखो और समस्या निकल के आई है। तो जमीन पे क्या असर पड़ता है? मिट्टी के संपर्क में आने से मिट्टी, चट्टानों से आर्सेनिक का निष्करण हो जाता है। मतलब जो चट्टानी मिट्टी है, जो अच्छी मिट्टी है, जो बालू मिट्टी है, उसमें चट्टानी मिल जाती है, चट्टानी में बालू मिल जाती है तो भूमि का निष्कर्षण यानी घर्षण होना शुरू हो जाता है।
भूमि किसी काम की नहीं रह पाती है और मिट्टी चट्टानी भंडार से मिट्टी निकल जाती है। परिणाम स्वरूप लंबे समय तक संपर्क पे रहने से ब्लैक पैर, हैजा, त्वचा कैंसर आदि हो जाता है। भाई साहब ये तो सोचा ही नहीं था, ये कतई जहर है। कैसे? मतलब उस मिट्टी के टच में भी आप रह रहे हो, उस मिट्टी में खेल रहे हो, उसकी डस्ट आपके पास आ रही उड़ उड़ के। यानी कि आज मैं किसी क्षेत्र से जा रहा हूं और मुझे पता चला कि यहाँ उद्योग का एक नाला जो है पास की नदी में छोड़ा गया और उस नदी का पानी इन खेतों में आ रहा है, और 2 साल बाद जब मैं उधर जा रहा हूं तो वहां की मिट्टी अगर उड़ रही है उस क्षेत्र की, तो आप समझ गए कि उद्योग के नाले का पानी जो था उसमें कुछ रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ थे जो उस मिट्टी में, उस खेत में घुस गए थे। और आज मैं जा रहा हूं तो वो मिट्टी उड़ रही है तो उसकी डस्ट मेरे नाकों के माध्यम से, मुंह के माध्यम से शरीर में जा रही है और इससे ब्लैक पैर, हैजा और त्वचा संबंधी त्वचा कैंसर होता है, वो कैंसर इससे लग जाता है। तो मिनी माता ले लो आप, पीलिया, कैंसर, ढेर सारी बीमारियां पानी की जड़ है, पानी की वजह से हो जाती है। अच्छा पानी नहीं पीने से देखो जमीन बीमार हो जाती है, मानो तो क्या गंदे पानी से, ठीक है ना। इसलिए अच्छा पानी पियो हमेशा। आगे देखिए, जल संरक्षण। जल का संरक्षण कैसे करें बता के जाओ सर। आज के बाद हम जल का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। जल की बर्बादी एक वैश्विक समस्या है। इस प्रकार घरेलू संरक्षण एक बड़ा अंतर हो सकता है। बारिश का पानी आए उसको आप रिजर्व कर लो। फिर आप कहेंगे सर अभी तो बता रहे थे कि अम्लीय वर्षा होती है, ऊपर जो धुआं है उतनी गंदगी नहीं होती जितनी वो उड़ उड़ के आ रही है। तो पानी को रिजर्व करो, घर के अंदर टैंक बना के रखो। आगे क्या? सीवेज का बेहतर उपचार। इसका मतलब है जैसे कि कोई नदी है और उसको लोग पीने के लिए काम में ले रहे हैं, तो उसके आसपास जो उद्योग है उनका पानी आना उसमें बंद कर दो। कोई गंदी नदी आ रही है आसपास से, उस नदी को बंद कर दो। और ऐसा करने से उसे हम कहेंगे सीवेज, यानी अंदर आने वाला पानी का बेहतर उपचार हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? जल निकायों में अपशिष्ट पदार्थ को शामिल करने से, पहले उनका उपचार करने से जल प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। मतलब जो भी नदी आ रही है, जो भी नाला आ रहा है, उसको रोक दिया जाता है और रोकने के कारण उसको कहते हैं सीवेज को बेहतर करना। किसको? सीवेज को बेहतर करना। तो पहले तो जल संरक्षण के लिए घर में टैंक बनाए, और दूसरा कोई नदी का पानी आप पी रहे हैं जहां से पेयजल यानी पीने का पानी आपको मिल रहा है, तो उस नदी में जो भी नाले हैं पता लगाए, गवर्नमेंट को कंप्लेन करें ताकि वो नदी का पानी गंदा ना हो, आपके शरीर में कैंसर, पीलिया और मिनी माता जैसे रोग ना लगे, ठीक है ना। और बाहर से जो मछलियां आती है ऐसे शत्रु से जब गंदे पानी में वो पैदा होती है, उस मछली को खाने से बचे, ठीक है ना। तो इन चीजों का याद रखें आप। आगे देखिए, इसमें समझिए इस बात को। पर्यावरण अनुकूल उत्पाद। जल में पर्यावरण उत्पाद रखने या उपयोग करने से जल प्रदूषण का खतरा कम होगा और जलीय जीवन पर प्रभाव कम होगा। यानी पर्यावरण को इतना, पर्यावरण क्या होता है पिछले लेक्चर में पढ़ा हम, चारों ओर का आवरण, और उसमें अगर गंदगी फैल जाती है तो वो पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। तो ये कह रहा है कि आपके आसपास का चारों ओर का जो आवरण है उसको अनुकूल रखें आप, और ऐसे उत्पाद यानी वन लगाएं। उत्पाद शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? ऐसे वन लगाएं ताकि पर्यावरण उत्पाद बढ़े वहां पे और जल प्रदूषण का खतरा कम हो, आदि चीजें वहां लगाएं। मतलब जल को साफ करने वाली मशीनें भी लगाए, सिर्फ वन से नहीं, वन से तो मुख्य तो हवा जो है, वायु जो है वो सही होती है। तो इन चीजों का आपको क्या रखना है, वहां पे ध्यान रखना है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के उपाय भी किए गए, यानी इंटरनेशनल लेवल जो है वो भी जल प्रदूषण की चिंता करता है, और उन्होंने एक संरक्षण पर्यावरण अधिनियम बनाया 1972 में। और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है गंदे जल का, इसलिए उन्होंने प्रभाव पर्यावरण बनाया 1986 में। 2 कानून आपको याद हो जाने चाहिए। पहला कौन सा? संरक्षण पर्यावरण अधिनियम 1972, और दूसरा प्रभाव पर्यावरण 1986। पहले 1972 में और दूसरा 1986 में। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम बनाया इन्होंने NIPA के साथ। EIA को एक अनिवार्य रूप में लागू करने की शुरुआत की। EIA यानी कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने का कार्य करेगा, उसे EIEA कहा जाता है। EIA जो संगठन है, जो पर्यावरण, EIA एक संगठन है विदेश का, और जो प्रत्येक कंट्री का ध्यान रखता है। जैसे मानव विकास सूचकांक आता है, मानव विकास HDI की तरफ से रिपोर्ट आती है, ठीक वैसे ही जैसे HDI रिपोर्ट होती है, वैसे EIA एक संगठन है जो EIA रिपोर्ट देता है कि किस देश का जल कितना दूषित हो गया है, उसको कितना सुधारने की जरूरत है, और ये इंटरनेशनल लेवल का मामला है। आइए घोषणा की रियो के सिद्धांत 17 के माध्यम से। रियो जेनेरेरिया में 1992 में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, जिसको एक अधिवेशन के नाम से भी हम जानते हैं। उसमें सिद्धांत यानी उसका रूल्स और रेगुलेशन, उसका नियम जो 17 है, मैं फिर बता रहा हूं इस चीज को, कि रियो जेनेरेरिया में
एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई 1992 में, उसका जो अनुच्छेद 17 लिखा गया, पॉइंट 17 लिखा गया, उसमें कहा गया कि EIA जो कहता है वो प्रत्येक देश को मानना चाहिए कि उनका जल कितना प्रदूषित हो चुका है। संरक्षण पर्यावरण अधिनियम बना 1972 में, संरक्षण पर्यावरण अधिनियम 1972 में बना, ये रिपीट है, आप इसका ध्यान रखें। आगे देखिए, सामान्य नियंत्रण उपाय, जल के ऐसे सामान्य, जल का आसानी से हम नियंत्रण कर सके ऐसे क्या उपाय है, जल को सही तरीके से हम नियंत्रित कर सके। आधुनिकों के भारी प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कि उद्योग जो होता है उसका पानी तो हम रोक ही रहे हैं, लेकिन कोशिश करें कि आधुनिक जो चीजें हैं उनका उपयोग कम करें, जल उससे प्रदूषित होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, हम जल को और टेस्टी करने के लिए या फिर और चीजें डालते रहते हैं, अलग अलग रूप में उससे प्रयोग करते रहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतल में जल पीना हानिकारक है, ये सबको पता है, फिर भी सब पीते हैं। प्लास्टिक खुद हानिकारक है, ये सबको पता है, फिर भी प्लास्टिक का यूज करते हैं। मतलब पहली बात तो यह है कि प्लास्टिक की बोतल में जल पीना बहुत खतरनाक है, वो पता नहीं कितने समय से पड़ा है। प्लास्टिक की चीजों के अंदर खाना आता है, देखो हम जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं और प्लास्टिक के अंदर रखा जाता है, पिया जाता है, तो और खतरा पैदा हो जाता है। अब बात कर रहे हैं हम प्लास्टिक कितनी खतरनाक है, गवर्नमेंट बार बार इसको बैन करती है, क्योंकि हमने देखो एक कड़ी बनती जा रही है। जल प्रदूषण प्लास्टिक की बोतल में भी हो जाता है, और प्लास्टिक की बोतल बनती है पेट्रो रसायन से, तो पेट्रो रसायन से बनी हुई, केमिकल से बनी हुई रासायनिक अभिक्रियाओं से और भौतिक क्रियाओं से बनी हुई इस बोतल के अंदर, उन प्लास्टिक की थैलियों के अंदर जो पेट्रो रसायन से तैयार हुई, जैसे रबर तैयार होता है, जैसे डिटर्जेंट तैयार होता है, आप उनके टच हुई चीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, उसमें एक बच्ची को अचानक से वोमिटिंग वगैरह होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गर्म खाना बनता है सुबह तुरंत ही गर्म खाना बनते ही उसकी मॉम जो होती है, उसकी मम्मी जो होती है, उस गर्म खाने को प्लास्टिक के टिफिन में डाल देती है। अब प्लास्टिक गर्म खाने के साथ अलग अलग अभिक्रियाएं करता है, और उससे जो गुण होते हैं प्लास्टिक के, वो उस चपाती में, उस रोटी के अंदर हो जाते हैं, उस खाने में इंक्लूड हो जाते हैं, और उससे उस बच्ची की तबीयत जो है वो खराब होने लग जाती है, और इसके दूरगामी परिणाम जो है बड़े खतरनाक निकलते हैं। अगर ऐसा होता है कि सुबह टिफिन आप भी स्कूल लाते होंगे भोजन है, तो खाना थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही प्लास्टिक के टिफिन में रखें, नहीं तो आप ज्यादातर स्टील का जो बर्तन है उनका ही प्रयोग करें। बिजली संयंत्र में गर्म पानी को ठंडा किया जाता है, मतलब बिजली जो संयंत्र होते हैं, मतलब नहाने के लिए पानी गर्म करना फिर ठंडा करना, आधुनिक चीजों से बचा जाए। अधिकतर बड़े बुजुर्गों ने कहा ही है ठंडे पानी से नहाओ, चाहे सर्दी हो गर्मी है ना, गर्मी में कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो वहां भी उपयोग किया जाए। जैविक खेती अपनानी चाहिए। जैविक खेती का मतलब क्या है? आजकल आप देखते हैं अनाज, मतलब जमीन वही है, एक पिताजी के 4 बेटे हैं, 10 बीघा जमीन थी, वो अलग अलग हुए तो उनके 2.5-2.5 2-2 बीघा जमीन आ गई, लेकिन उनके 4-4 बेटे हुए तो उनके आधा बीघा जमीन आई। अब वो आधा बीघे में रहेगा, खेती करेगा, तो वो कोशिश करता है कि खेती करूं थोड़ी बहुत, तो वो खेती करता है, तो वो कोशिश ये करता है, क्योंकि परिवार तो उतना ही है जितना दादा के अकेले का था, तो मतलब वो कोशिश करेगा कि मेरा परिवार उतना बढ़ गया जितने मेरे दादा का था। दादा के जो 4 बेटे थे, ठीक उसी प्रकार से मेरे भी 4 बेटे हो गए, तो उतनी फैमिली मेरी बन गई, लेकिन जमीन कम है, तो वो कोशिश करेगा कि उस आधा बीघा जमीन जो उसके पास है, जो छोटा सा जोत का मतलब खेत उसके पास है, तो उसमें कोशिश करेगा कि ऐसे उर्वरक डाल दिए जाए, ऐसे कीटनाशक चीजें डाल दी जाए, ऐसी दवाइयां डाल दी जाए जहां ज्यादा से ज्यादा फसल हो, और इससे मानव शरीर को नुकसान होता है, वो अनाज खाएंगे तो उसको नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा गया है जैविक खेती, यानी कि जो नेचुरल खेती है वो अपनानी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब मैं पढ़ता था 2015-16 में, जब मेरी लास्ट फाइनल डिग्रियां चल रही थी, तो उस समय पास में एक माली रहते थे, वो शाम को बहुत बड़े बड़े कैरेट केले के लेके आते थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया कि ये केले शाम को जब आप लाते हो, जब तो बिल्कुल हरे हरे दिखते हैं, और सुबह में दिखता हूँ इनका कलर चेंज हो जाता है, एक नेचुरल केला दिखने लग जाता है। तो उन्होंने मुझे एक कहानी बताई कि आओ मोनो आपको दिखाते हैं। तो मैं गया तो उनके पास केमिकल्स की कुछ पूड़ियाँ थी छोटी छोटी, जिनके अंदर वास्तव में केमिकल्स ही होता है, वो क्या था मुझे नहीं पता आज तक, लेकिन उसके अंदर डाला, उस पूरे कैरेट के अंदर एक पूड़ी उन्होंने रखी और उसको अखबार से बंद कर दिया। मैं जब शाम को देख रहा हूँ तो सारे हरे थे, और सुबह मैं जब देख रहा हूँ तो आपको नेचुरल केला जो बाजार में मिलता है, सुबह 8 बजे वो बन के रेडी हो गया। ये क्या है? ये बीमारी को न्योता देना है। इससे क्या बढ़ती है बीमारियां? आज व्यक्ति खुश होकर केला खाता है, आज व्यक्ति खुश होकर एप्पल खाता है, उनमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसलिए जैविक खेती घर के आसपास बाड़ी की जाए। जो लोग मोस्टली गाँव में रहते हैं उनको तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि खेती की जाए। इससे जल प्रदूषण जो है, खाने का जो प्रदूषण है, आदि समस्याओं से आप निपटान
प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। तो जैविक खेती करना चाहिए, दूसरा नेचुरल प्राकृतिक खेती करना चाहिए, दूसरा जितना हो सके जो लोग गांव में रहते हैं, सिटी वाले तो इस चीज को नहीं कर पाते, जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो मोस्टली ये चीज लागू ही होती है कि आप उन्हीं चीजों का प्रयोग करें जो आपके आसपास पैदा हो सकती है, गांव में नेचुरल चीजें मिला करती है। ठीक है ना। जैसे कोविड में मैं जब गाँव रहा करता था तो उस समय मैंने एक बहुत बड़ा बाड़ी कहते हैं उसको, फसलों सब्जियों की लगा दी थी और सारी सब्जियां हम वहाँ से उपयोग करते थे और आज भी वो सही सुचारू रूप से चल रही है। तो आप भी ऐसा करेंगे जो बच्चे गांव से हैं, मुझे पूरा भरोसा है ना। ठीक है। और कमेंट किया करो जो भी आप पढ़ते हो, कोई डाउट रहता है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ कमेंट आते हैं, उससे पता चलता है कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। तो जैविक खेती को देखा हमने। प्रदूषण के प्रकार और स्रोत, सन्निहित प्रदूषण, प्रदूषण के स्रोत, मतलब ये वायु प्रदूषण है। ये क्या है यहाँ पे वायु प्रदूषण, देखिए इस चीज को आसानी से समझते हैं बहुत मस्त तरीके से। वायु प्रदूषण दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदूषण का प्रकार है। सन्निहित प्रदूषण यानी किससे होता है और कौन से स्रोत उसमें मिल जाते हैं। ठीक है ना। ये दोनों एक से ही है, पर इनको डराने के लिए आपको सन्निहित प्रदूषण और प्रदूषण के स्रोत, जैसे सल्फर ऑक्साइड SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड्स, एस्बेस्टोज एवं बेरिलियम्स हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल का दहन, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, वायु मल निपटान आदि, यानी ये प्रदूषण हो जाते हैं। जैसे कि इन सब के गुण जो है इन सब में पाए जाते हैं, बात को समझिए। यानी कि सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड्स, एस्बेस्टोज एवं बेरिलियम के जो गुण हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि में पाए जाते हैं, औद्योगिक क्रमों में, कचरों में आदि में पाए जाते हैं। जब कोयला जलता है, चाहे पेट्रोल जलता है, चाहे डीजल जलता है, उनका गंदा पानी, या फिर अब आप डीजल का तो गंदा पानी नहीं आएगा, धुआं आएगा तो वायु प्रदूषण करेगा। क्या करेगा? वायु प्रदूषण करेगा। तो वायु प्रदूषण की बात हो रही है यहाँ, किसकी बात हो रही है? वायु प्रदूषण की। तो ये जितनी भी चीजें जब जलती है, चाहे ये जो चीजें हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैली जो गैसें हैं वो इन सब के अंदर होती है। और ये जब जलते हैं तो क्या होता है? वायु मल, जल मल निपटान आदि समस्याओं को, आदि बीमारियों को जन्म दे देते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे कि गैस, तो इसमें आ जाएगा सन्निहित प्रदूषण। जैसे मैंने कहा मीथेन गैस, तो वो क्या है? सन्निहित प्रदूषण के गुण है, उसमें सन्निहित प्रदूषण के गुण है। मीथेन सन्निहित प्रदूषण नहीं है, लेकिन उसमें सन्निहित प्रदूषण के गुण है। और वो प्रदूषण का स्रोत कब बन जाती है? जब वो जलती है। जैसे पेट्रोल सन्निहित प्रदूषण नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वो सन्निहित प्रदूषण है। जब पेट्रोल जलता है तो प्रदूषण का स्रोत पैदा हो जाता है। बात को समझ रहे हो? अब तो समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज है और उसमें कोई और गुण है तो वो कहलाता है सन्निहित प्रदूषण। क्या कहलाता है? सन्निहित। जैसे हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो जलने वाली है और उसका धुआं खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे मच्छर मारने की ऑलआउट आती है, उससे मच्छर मर जाते हैं, तो कभी सोचा होगा हमारे शरीर पे भी कोई तो इफेक्ट डालती होगी, और डालती है डेफिनेटली। या मच्छर काट आता है जिससे मच्छर भाग जाते हैं, तो वो मच्छर काट जो है वो सन्निहित प्रदूषक नहीं है, उसके गुण क्या है? सन्निहित प्रदूषक है। वो प्रदूषण का स्रोत कब बन जाता है? जैसे ही वो आग पकड़ता है। जैसे ही वो क्या पकड़ता है? आग। अब तो समझ गए होंगे, बहुत आसान चीज है ये। आगे देखिए, जल प्रदूषण, जैसे बदबू, गुलित, निलंबित, ये वायु प्रदूषण था जो हमने पढ़ा। वायु प्रदूषण कैसे होता है? ऐसी चीजें जिनके अंदर केमिकल्स वाली चीजें मौजूद है और उनको हम जलाते हैं, उनको हम फेंकते हैं, वो ओपनली आती है, तो उसके गुण जो है वो हवा में मिल जाते हैं, उनका रूप जो है वो हवा में देखने को मिलता है और उससे जल प्रदूषण होता है। अब जैसे जल प्रदूषण किससे होता है? वो वायु प्रदूषण था। ये जल प्रदूषण किससे होता है? जैसे अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स आदि चीजें होती है। निलंबित ठोस कण, बदबू और गुलित वाली चीजें, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स। मैंने बताया ना आपको, फ्लोराइड पानी के अंदर जब मिल जाता है तो बड़ा खतरनाक रूप ले लेता है और आदमी के घुटने दर्द करने लग जाते हैं और आदमी कुबड़ पट्टी बन जाता है। एक उबड़ पट्टी का उदाहरण भी दिया था। कार्बोनेट, वो समुद्र से आने वाला जो जहाज था उसने पानी गिराया था और उससे जहाज में पानी, जहाज जो समुद्र में चल रहा था जहाज, उसने तेल गिराया था, उससे पानी पूरा दूषित हो गया था। वो उदाहरण दिख रहा है यहाँ पे। ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशक, पीड़नाशी यानी ऐसी दवाइयां जो हम पेड़ पौधों में छांटते हैं। अवशेष, टैनिन, कोलिफॉर्म, एमपीएम, जीवाणु गणना, सल्फेट, सल्फाइड, बारिद, आचवे जैसे, सीसा, आर्सेनिक,
पारा, मैग्नीज आदि रेडियो पदार्थ जो होते हैं, ये जैसे ही जल के अंदर जाते हैं तो प्रदूषण नहीं है तब तक, लेकिन ये जैसे ही प्रक्रिया करते हैं, जैसे नगरीय वायु जल उस पानी में शुद्ध में मिल जाते हैं, ये कोई दिक्कत पैदा नहीं करते जब तक शुद्ध जल में नहीं मिलते हैं। और शुद्ध जल में जैसे ही बहते जल में स्राव हो जाता है तो ये क्रिया करने लगते हैं, नाभिक की ऊर्जा पैदा करने लगते हैं, और इससे जो पैदा होता है वो सबसे बड़ी खतरनाक समस्या होती है। तो आप समझ गए, जैसे कि वो प्रदूषण था वायु का, वैसे ये है, ये चीजें क्रिया करती है इसके अंदर। भू प्रदूषण, इसको देख क्या खास बात है। भू प्रदूषण मानव, पशु, मलादि, विषाणु तथा जीवाणु तथा रोगवाहक विरत्न, कीटनाशक एवं उर्वरक अवशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड, रेडियोधर्मी पदार्थ। अब देखो ये चीजें, जैसे क्षारीयता है, ये जमीन का गुण होता है क्योंकि भूमि की बात हम कर रहे हैं। उर्वरक हम किस में देते हैं? जमीन में देते हैं। कीटनाशक यानी कीटों को मारने वाली दवाएं हम किस में देते हैं? जमीन में देते हैं। क्षारीयता क्या होता है? जमीन का गुण है। फ्लोराइड क्या है? जमीन के पानी के अंदर आ जाता है तो समस्या पैदा हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि कीटनाशक दवा, अभी तो ये सिर्फ प्रदूषक है, लेकिन एक प्रदूषण का स्रोत कब बन जाएगी? जब इसका छिड़काव हम कर देंगे। जैसे फ्लोराइड, ये साइड में पड़ा है लेकिन पानी के साथ मिलते ही क्या कर देगा? प्रदूषण का स्रोत, प्रदूषण खुद बन जाएगा। तो ये स्रोत है प्रदूषण के, और ये प्रदूषण बन रहा है। जैसे जल, जब तक उद्योग का जल शुद्ध पानी में नहीं आएगा, जब तक जल प्रदूषण नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां उद्योग का जो पानी है वो तो स्रोत है, और प्रदूषण कब कहलाएगा? जब वो शुद्ध पानी में मिल जाएगा। तो इधर वाली चीजें स्रोत है और वो क्रिया करती है इधर वाली चीजों के साथ। जैसे क्षारीयता, कीटनाशक, उर्वरक देते हैं तो मानव क्रियाकलाप और औद्योगिक अपशिष्ट निपटान, पीड़कनाशी उर्वरकों का उपयोग जब हो जाता है तो भू प्रदूषण हो जाता है। बात आ रही है समझ में? ध्वनि प्रदूषण, सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर, वो ध्वनि जब तक नुकसान नहीं करती है जब तक मानव पास में नहीं है, जब तक तो सिर्फ वो स्रोत है, लेकिन वो वास्तव में ध्वनि प्रदूषण जब हो जाता है जब मानव मोटरवाहन चला रहा है और उस समय वो ध्वनि कर रही है। तो वायुयान, मोटरवाहन, रेलगाड़ियां, औद्योगिक प्रक्रम, विज्ञापन, बड़ी बड़ी मशीनों की जो आवाज आती है उसको हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। तो एक एक चीज को जाना, एक एक चीज को समझा। ये हमारे लास्ट चैप्टर जो चल रहा है उसका लास्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर था। बहुत मस्ती के साथ हम बहुत जल्द सिलेबस कवर करने वाले हैं और फिर आने वाले मजेदार वन शॉट। आराम से देखिए, पढ़िए। आजकल मुझे जहां तक लग रहा है कम पढ़ रहे हैं आप लोग। लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल को ज्वाइन करना है। मिलते हैं किसी मजेदार लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।